हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई थिंक यू आर फाइन। और आप लोगों के लिए मैं करंट जीएस की श्रृंखला में आज 4 दिन के जीएस के टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 29 और 28 मई का जीएस पढ़ाया था आप लोगों के लिए, और जीएस में भी मैंने एक दिन का जीएस का पोर्शन आपके लिए नहीं बना रखे। अनयूजुअल मैटर हो जाएगा बहुत सारा आपके लिए। तो ये 4 दिन का मैटर में एक साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगे वो आपके लिए लेके आया हूँ। इनको आप तैयार करते रहिए और इनके नोट्स बनाइए आप बेहतर प्रकार से। तो इसमें 13 मई, 30 मई का, 31 मई, 1 जून और 2 जून के करंट जीएस। अब हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। इसमें लिखा हुआ है गोवा स्थापना दिवस। गोवा स्थापना दिवस, आप सभी लोग पहले तो गोवा के बारे में जानेंगे। इस समय भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा है सिक्किम। और गोवा जब बना था तो उस समय भारत का 25वां राज्य था। कौन सा राज्य? 25 नंबर का स्टेट था। आपको मैंने कई बार बताया है कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 22, 23, 24 और 25। जब गोवा की स्थापना हुई थी तो गोवा उस समय 25वां राज्य बना था। आप याद रखेंगे कब गोवा कब स्थापित हुआ था? 30 मई 1987। कितना? 30 मई 1987। तो आप क्या कहेंगे कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 30 मई को। और गोवा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात करंट में चर्चा में थी कि जीआई टैग मार्केट, भारत का पहला जीआई टैग मार्केट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे गोवा में। तो गोवा का स्थापना दिवस याद हो जाएगा। अब आप इसी तरह आप लिंक करके याद कीजिए तो सभी। और आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर में सभी स्टेट्स को अलग अलग एक पेज छोड़ते चलेंगे, उस पर उस स्टेट के बारे में पूरी जानकारी लिख लेंगे। और आप लोगों के पास गोवा के बारे में जितनी भी जानकारी हो वो लिखकर आप भेजिए मुझे, ठीक है। तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। 30 मई 1987, 1987, ठीक है। तो 30 मई को गोवा का स्थापना। अगला है विश्व पाचन व स्वास्थ्य दिवस। विश्व पाचन व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पाचन व स्वास्थ्य दिवस, और देखो 3 दिवस जो लिखे हुए हैं वो सभी एक ही दिन मनाए जाते हैं। विश्व पाचन व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त शांति सैनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। तो ये तीनों दिवस की तारीख आप एक ही याद रखेंगे, कब? 29 मई को। अब एवरेस्ट वाले का आप लोग और याद कर लेंगे कि 29 मई 1953 को। कब? 29 मई 1953 को। 1969 नहीं है, कई बुक्स में 1969 लिखा हुआ है। 1953, 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की सतह पर कदम रखा था तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे। तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त शांति सैनिक दिवस, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मिशन में सैनिक शहीद होते हैं उन्हीं की स्मृति में दिवस मनाया जाता है 29 मई को। तो तीनों दिवस की डेट एक ही है। विश्व पाचन व स्वास्थ्य दिवस, ये भी 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई, और ये भी 29 मई को मनाया जाता है। बेटा इतना क्लियर करने के बावजूद अगर आप याद नहीं करते तो आप लोगों की मिस्टेक है ये। और ये भी 29 मई को। 1953 याद रखेंगे, 1953। और माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम क्या हैं? सागर माथा, चोमो लंगमा, इन नामों से इसको जाना जाता है। अभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निर्धारित की गई है, अलग अलग सर्वे के अनुसार अलग अलग आई है। तो आपको अगर मालूम हो तो आप मुझे लिख कर भेजें कि कितनी इसकी ऊंचाई निर्धारित की गई है अभी। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस क्लियर है 29 मई को, ठीक है। अब एवरेस्ट के बारे में 2-3 बातें और याद रखते हैं कि आप याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की सतह पर कदम रखने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा
अरुणिमा सिन्हा, उनकी एक पुस्तक का नाम है बॉर्न अगेंस्ट माउंटेन्स। अब आप ये बताएंगे कि अरुणिमा सिन्हा किस खेल की प्लेयर भी रह चुकी थी। उनकी एक ट्रेन हादसे में चोरों ने उनकी जंजीर खींचने का प्रयास किया था, उस कारण उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, तो इस कारण उनके पैर कट गया था। तो पहले प्लेयर थी किसी खेल की, तो किस खेल की प्लेयर थी, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला जुंको ताबेई, जो कि जापान की थी। और माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल। अरुणिमा सिन्हा विकलांग महिला हैं। और 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखने वाली पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल। याद रखेंगे ये सब बातें। और भी कई मैंने माउंट एवरेस्ट पर फैक्ट दिए थे, उस वीडियो में भी आप देख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारा मैटर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, इतना याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगली बात देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस, इंटरनेशनल मिल्क डे। इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि अगर इसमें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए, क्या पूछा जाए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की अगर बात करते हैं तो आप याद रखेंगे 26 नवंबर। 26 नवंबर। अब एक बात और याद रखेंगे कि संविधान अंगीकार दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को स्वीकृत किया गया था, लेकिन पूर्ण रूपेण लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब आप मुझे एक कारण भेजेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण लागू क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण था, क्या ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी इसलिए हमने 26 जनवरी को ही संविधान स्वीकार किया था, 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अब लेकिन ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के भारत में जनक, जिनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। और एक वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों का जो अंतर है उसको क्लियर कराऊंगा। 15-20 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस हैं जिनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। अब मैंने ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है कि वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102, 2019 के वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक, अब 2019 की बात हो रही है, 2020 का भी जारी नहीं हुआ आंकड़ा, जब आंकड़ा जारी हो जाएगा तो आप उसको भी याद कर लेना। 2019 के वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 102 थी। लेकिन वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता, 28 मई को, क्लियर है। अगली बात आती है 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब, 2 जून, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून। आप सभी लोग जानते हैं जब तेलंगाना की स्थापना हुई थी तो 2 जून 2014 को हुई थी, 2 जून 2014। अब जब तेलंगाना की स्थापना हुई थी उस समय तेलंगाना के पहले सीएम कौन बने थे, के चंद्रशेखर राव। तो क्या वर्तमान में भी यही हैं, तो वर्तमान में भी के चंद्रशेखर राव ही हैं तेलंगाना के सीएम। 2 जून 2014 को जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। और आप सभी लोग जानते हैं हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। और आप ये बताएंगे कि मूसी किसकी सहायक नदी है, इसको आप कमेंट में जवाब भेजना कि मूसी किसकी सहायक नदी है, सपोर्टिंग रिवर किसकी है, मूसी। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग तो हुआ था,
लेकिन आप ये बताएंगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह लागू हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 2 जून 2014 को 29वां राज्य तो बना था, लेकिन वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। तो वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स हैं। क्लियर बेटा इतनी बात? तो तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना की कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की कौन है? गवर्नर है। और एक बात और याद रखेंगे, ELS नरसिम्हन जब तेलंगाना स्थापना हुई थी उस समय उसके गवर्नर थे। ये भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के पहले गवर्नर कौन बने थे। ठीक है। और तेलंगाना का भी तेलिया रूमाल एक साड़ी का प्रकार होता है, तेलिया रूमाल जिसको कहते हैं, तो इसको अभी हाल में ही GI टैग दिया गया है, GI टैग। ठीक है। चलिए अगली बात आती है, फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन है इस समय? तो आप लोग याद रखेंगे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। और महिला एथलीट मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो नाओमी ओसाका। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। अब आप ये बताइए कि रोजर फेडरर किस देश के हैं? इसका जवाब आप भेजेंगे। मैं आपसे कमेंट में इसलिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग उससे लिंक करें और रोजर फेडरर के बारे में और भी कई जानकारी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो रोजर फेडरर फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं। और महिला एथलीट में कौन बनी है इस समय? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका मैंने बताया था जापान देश की हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, BCCI ने किस खिलाड़ी को खेल रत्न, देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ खेल रत्न, या खेल रत्न नहीं आया तो क्या आएगा? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसको नामांकित किया? अभी ऐसा नहीं है कि आप याद कर लें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल गया, ये नहीं है बात। अभी ये राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित हुए हैं। जैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया था कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली फिल्म तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मदर इंडिया थी। ऑस्कर के लिए नामांकित मदर इंडिया थी, लेकिन ऑस्कर मिला किसको था? तो आप लोगों सभी को मालूम होगा स्लम डॉग मिलियनेयर को मिला था ऑस्कर। और कई लोग गांधी फिल्म कहते हैं, लेकिन गांधी फिल्म को नहीं मिला था बेटा। कई लोगों ने ये बताया था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अतैया को मिला था, स्पेशली फिल्म को नहीं मिला था। उसको याद रखिए आप लोग। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से स्टेटस पर जो डाला था मैंने, तो कई बच्चों ने क्या आंसर दिया था उसका कि गांधी फिल्म, कई पुस्तकों में ऐसा दिया, लेकिन भानु अतैया को मिला है स्पेशली फिल्म में। किसको? स्लम डॉग मिलियनेयर को मिला था फिल्म के रूप में। और नामांकित थी मदर इंडिया फिल्म। क्लियर है इतनी बात? चलिए आ रही बात समझ में। तो BCCI के लिए नामांकित होने वाले, BCCI के लिए नामांकित होने वाले, BCCI ने नामांकित किसको किया है कि इनको दिया जाए? हर संस्था से, शूटर तरफ से, रेसलिंग की ओर से, खेल ये क्रिकेट की तरफ से, सभी अपने अपनी तरफ से नामांकित करते हैं कि इसको दिया जाए। अब वो निर्णय करता है संस्था कि किसको मिलेगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए BCCI की ओर से रोहित शर्मा का नाम गया है। रोहित शर्मा का नाम गया है। ठीक है। अब आप ये बताएंगे, एक क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? इसका जवाब आप भेजना। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले क्रिकेटर कह रहा हूँ बेटा, आप याद रखना अच्छे से, क्रिकेटर। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति, तो विश्वनाथन आनंद 1991-92 में। और राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला का अगर नाम आता है तो आप सभी लोग जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। निसर्ग एक चक्रवात है जिसकी अभी हाल में ये सूचना मिली है कि ये 3 जून 2020 को ये गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को प्रभावित करेगा। तो केवल इतना ही याद रखना कि निसर्ग क्या है। ऐसे आ सकता है कि निसर्ग क्या है। ऑप्शन में आएगा एक कंप्यूटर है, एक चक्रवात है, एक पनडुब्बी है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो निसर्ग क्या है? चक्रवात।
और अभी इससे पहले अम्फान नाम का चक्रवात आया था, उसको नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने। ठीक है बेटा, चलिए अगली बात करते हैं। ब्रिक्स, BRICS, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो उसका नाम ब्रिक्स नहीं था। जब स्थापना हुई थी उसका नाम BRIC था, ब्रिक था, ब्रिक, BRIC। और जो BRIC नाम था वो नाम किसने दिया था? जिम ओ'नील, जो अर्थशास्त्री हैं। BRIC नाम किसने दिया था? जिम ओ'नील ने। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी ब्रिक की, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की मीटिंग कहाँ हुई है? अभी हाल में ही, तो रूस में, याद रखेंगे, रूस में हुई। और ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, अगली बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसका आप लोग ज़रा इसका कमेंट करके मुझे जवाब भेजना, ज़रा भेज पाते हैं कि नहीं। ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दूंगा, आप लोग इसका जवाब भेजना। ठीक है ना, आप ध्यान, इतना मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि ये जो दिवस है वो मई महीने में मनाया जाता है। मई महीने में मनाया जाता है और एवरेस्ट दिवस के आसपास, मतलब पहले या बाद में, लगभग ऐसा ही है। आप इसका जवाब भेजिए। इतना हिंट मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। अगली बात आती है केरल की प्रथम महिला DGP। केरल राज्य की प्रथम महिला, मतलब उस राज्य की पहली महिला DGP R श्रीरेखा बनी है। DGP कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आप एक बात याद रखेंगे कि क्वेश्चन अगर ये बना कि भारत की पहली महिला DGP, मतलब किसी भी राज्य में कोई महिला DGP बनी हो, वो कौन थी? तो आप कहेंगे कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्या नाम था? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इसको नहीं भूलिए आप, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये बनी थी उत्तराखंड में सर्वप्रथम, मतलब भारत के किसी राज्य में पहली महिला DGP किस राज्य में बनी? उत्तराखंड में। नाम क्या था? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और केरल में बनी है R श्रीरेखा। केरल में कौन बनी? R श्रीरेखा। और अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश में भी नए DGP बने हैं, संजय कुंडू। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब आप भेजेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है और आप उसको देख लीजिए, जहाँ पर भी आपको मिलता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DGP कौन बनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DGP कौन बनी है? ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है जॉर्ज फ्लॉयड। ये जॉर्ज फ्लॉयड, आप लोग कहेंगे कि अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति थे जिनकी पुलिस प्रताड़ना के कारण मृत्यु हो गई। इसके पीछे रीज़न ये था कि $1 का नोट था, $20 के करीब का, उनके पास डुप्लीकेट नोट का वो यूज कर रहे थे, इस कारण। और अभी हाल में ही इन्हीं के कारण अमेरिका में अश्वेत पर अत्याचार, ये कह रहे हैं कि अश्वेत पर अत्याचार किया गया है, तो उस कारण वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। तो आप याद रखेंगे जॉर्ज फ्लॉयड नाम चर्चा में रहेगा। पूछा जा सकता है कि जॉर्ज फ्लॉयड कौन थे? अश्वेत व्यक्ति जिनके भी हाल में ही पुलिस प्रताड़ना के कारण मृत्यु हो गई है। अश्वेत नागरिक, अमेरिकन अश्वेत नागरिक, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। ठीक है, अगली बात आती है बेजान दारूवाला, इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। तो ये कौन थे? बेजान दारूवाला भी हाल में ही निधन हुआ है। ये पारसी समुदाय से रिलेटेड हैं, पारसी समुदाय, और ये भविष्यवक्ता हैं। बेजान दारूवाला जो चर्चा में थे, ये भविष्यवक्ता हैं, इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ठीक है, तो बेजान दारूवाला क्लियर। D10 समूह या D11 समूह की चर्चा चल रही है, आपने सुना होगा। ये क्या हो रहा है कि G7 के साथ 3 अन्य देशों को मिलाकर एक नया समूह बनाने की बात उठाई है ब्रिटेन ने, जिसमें ये हो रहा है कि जो चाइनीज कंपनी है 5G नेटवर्क वाली हुआवे, उसके मुकाबले में ये देश विकसित करेंगे। और आप लोग ये भी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 5G नेटवर्क
का प्रारंभ करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया। तो इसमें आप लोग 3 देशों के नाम और याद रखेंगे कि G7 के देश तो मैं पढ़ा चुका हूँ। G7 के साथ 3 देशों के जो नाम हैं वो एक तो ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, एक इंडिया और एक 5G नेटवर्क का प्रारंभ करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया। तो ये 3 देशों को सम्मिलित होने की बात हो रही है। अगर रूस और सम्मिलित होता है तो 11 हो जाएगा, लेकिन D10 समूह बनाने की बात हो रही है। G7 + 3 कंट्री है तो D10 समूह की। और हुआवे कंपनी है चाइनी, तो ये 5G नेटवर्क वाली कंपनी है और 5G नेटवर्क का प्रयोग करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था आपसे पिछले वीडियो में कि किस देश की जो संसद है वो पूर्णतः सौर संचालित संसद है। ये मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब मैंने नहीं भेजा था, तो आप लोग उसको सुनिए। ये पाकिस्तान की संसद है, पूरे विश्व में सौर संचालित पहली संसद। मैंने उस समय पूछा था जब मध्य प्रदेश के बैतूल के बांचा गांव की चर्चा हुई थी। बांचा गांव कैसा है मध्य प्रदेश का? बैतूल का बांचा गांव सौर संचालित रसोई वाला गांव बना है पहला। उसी समय मैंने संसद की बात की थी, तो आप याद रखेंगे बेटाओ। अब मैंने आपको जवाब दे दिया उस क्वेश्चन का। क्लियर है? आगे देखते हैं। अजीत जोगी एक कांग्रेस पार्टी से और पहले IAS अधिकारी थे। एक बार मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि ऐसे कौन से CM किसी राज्य में बने हैं जो कलेक्टर पद को त्याग कर बने थे? तो ये अजीत जोगी थे। ये अजीत जोगी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कलेक्टर पद को त्याग कर किसी राज्य के IAS CM बना हो किसी राज्य में, तो वो अजीत जोगी थे। कहाँ के? तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ के। अभी हाल में इनका निधन हुआ है। ये वर्ष 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के CM रह चुके थे। छत्तीसगढ़ के CM थे और कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। बाद में एक किसी आरोप के कारण को हटा दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ के CM कौन? अजीत जोगी। इनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। अभी नारायण दत्त तिवारी के बारे में भी किसी ने मुझे पोस्ट करके भेजा था कि ND तिवारी पूरे भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे CM हैं जो 2 राज्यों के CM रह चुके हैं। नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। आप याद रखेंगे इस बात को। अगली बात आती है 36वें नेशनल गेम जो कि गोवा में संपन्न होने थे। कोविड-19 के कारण इनको स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। अभी इनका टाइम फिक्स नहीं किया गया कि कब इनको प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, अभी ये गोवा में होने थे, इनको स्थगित कर दिया गया। अजीत जोगी जिनका हाल में निधन हुआ, छत्तीसगढ़ के CM रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के CM रह चुके हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग अभी खोजा गया है। तो आप कहेंगे किस देश में? वियतनाम में। तो आप सोच लीजिए कौन सी सदी का होगा। सदी भी पूछी जा सकती है, तो अभी 21वीं सदी से 1100 आप घटा लीजिए। ठीक है, तो 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग, तो 9वीं सदी की बात आती है उसमें। 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग ये वियतनाम देश में खोजा गया है। वियतनाम की राजधानी सभी को मालूम है क्या है? हनोई। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य कौन सी समांतर रेखा है? इसको आप लिख कर भेजिए। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य समांतर रेखा कौन सी है? और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी समांतर रेखा है? क्लियर है? अगली बात आती है IMF अपने कोविड-19 से निपटने के लिए $732 मिलियन दिए हैं। तो ये बांग्लादेश के लिए दिए अभी। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, संसद का नाम है ढाका, आवामी लीग की शेख हसीना। यहाँ पर कौन है? बांग्लादेश में शेख हसीना किस पद पर हैं? प्रधानमंत्री पद पर हैं। और यहाँ आरिफ मोहम्मद या हामिद मोहम्मद यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। तो बांग्लादेश क्लियर है। तो बांग्लादेश के बारे में इतनी बातें। और संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य 2019 में मेघालय में संपन्न हुआ था। इतनी बात याद रखेंगे। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेशनल नहीं बेटा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेशनल नहीं होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किस संगठन का है? बैंक है। ये आप लिखकर मुझे बताएंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष, मतलब ये किस संगठन का बैंक है? इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में तो है,
लेकिन ये किस संगठन का बैंक है ये आप मुझे लिखकर भेजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, जिसके नए अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो बने हैं। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? केबी कामत। केबी कामत के स्थान पर ये बनेंगे अभी जुलाई में मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील के हैं। क्लियर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खीर भवानी उत्सव अभी रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण। ये उत्सव जम्मू कश्मीर में संपन्न होता है। कहाँ पर होता है बेटा? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी उत्सव संपन्न होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल जीवन मिशन के तहत, अब जल जीवन मिशन क्या है? इस मिशन के तहत घर घर पानी उपलब्ध कराया जाएगा और ये भारत ने लक्ष्य रखा है 2024 तक। 2024 तक का लक्ष्य रखा है, आप लोगों को मालूम होगा। घर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य जल जीवन मिशन के तहत। तो 445 करोड़ रुपया तो छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित करेंगे और 175 करोड़ रुपए मेघालय के लिए आवंटित करेंगे। इतनी बात याद रखेंगे। अगला है रोजगार सेतु योजना। ये किस सरकार ने प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश की कई योजनाएं चर्चा में रही हैं, आप लोगों को पता होगा। FIR आपके द्वार योजना थी मध्य प्रदेश। कर्मवीर पुरस्कार पुलिसकर्मियों के लिए। अमृत योजना थी। अमृत योजना में आपको मालूम होगा एक त्रिकूट दिया जाएगा। जीवन शक्ति योजना थी, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं। बहुत सारी कई नई नई योजना मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। तो एक नई योजना और याद कर लेंगे, रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। अगला पॉइंट हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए किस देश ने प्रयोग किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? तो इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका नाम है। तो आप लोगों के लिए मैं करंट के महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया, आप इनके नोट्स बनाएं। और बेटा मैं इसी तरह से 4 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन के लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। कंटिन्यूस में इसलिए नहीं बना रहा कि अनयूजुअल फैक्ट आपके लिए एकत्रित ना हो और आपके लिए नोट्स बनाएं आप इसके लिए बेहतर से। और जो मैं जब भी टेस्ट लेता हूँ या क्वेश्चन पूछता हूँ स्टेटस पे आप देखते रहा करो और जवाब भेजा करो, जिससे आपकी करंट में तैयारी बनी रहेगी। और मुझे ये लग रहा है कि लगभग जुलाई तक आपकी कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। जब तक आप मेरे वीडियो के माध्यम से तैयारी करते रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।